देखिए कि इस वक्त पिछले साल हम 9% की तरफ, हम 8% ग्रोथ में थे और 9% देख रहे थे। अब एक साल के बाद हम 7% भी नहीं पहुंचेंगे लगता है। इसका मतलब ये 9 और 7 लगता तो छोटा है फर्क, लेकिन हर 1% का मायना ये होता है 1 करोड़ जॉब्स, 1 करोड़ नौकरियां, सही नौकरियां, बोगस नौकरियां नहीं, ये नरेगा की बोगस नौकरियां ऐसी नहीं, सही सेल्फ जनरेटिंग जिसको कहते हैं जॉब्स। तो ये बहुत फर्क पड़ गया है और बहुत से कारण इसका, ये कुछ कारण तो है जो हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल, बाहर का, जैसे तेल का दाम, पेट्रोलियम का दाम बढ़ गया तो हम क्या कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ हमारे अपनी, जैसे कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, हाँ, हमारी अपनी गलतियों से हुआ है। तो आपका सवाल यह है कि ये फिस्कल पोजीशन जो है अब देश की, वो कैसे हल हो सकती है। अब 2 तरीके हैं, जैसे घर में भी हम घर चलाते हैं, या एक्सपेंडिचर कम करो या पैसे ज्यादा कमाओ, 2 तरीके होते हैं। तो इसी तरह मैं समझता हूं कि एक्सपेंडिचर कम करने का तरीका यह है सब्सिडीज को काटना पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल बात है। एक बार आप सब्सिडीज चालू करें तो फिर काटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो बहुत चीजें हैं ना, हम बात कर सके हैं, देश में हो चुकी हैं। अब डीजल की जो बात है, सबको पता है कि जो अमीर लोग अब डीजल गाड़ियां खरीद रहे हैं और वो सब्सिडी अमीर लोगों के को जा रही है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को जा रही है। तो ये तो पागलपना है ना। तो इसलिए जो चीजें, अब एलपीजी, अब कह सकते हैं कि एलपीजी गरीब का भी हक है, अब तो वो समझ गए हम। अब एलपीजी में लेकिन जो तरीका निकला है वो ये पिछले बजट में ही बताया था प्रणब मुखर्जी ने कि वो ट्रांसफर्स करेंगे, कहते हैं कैश ट्रांसफर्स करेंगे, एलपीजी का दाम नहीं बदलेंगे, पर जो पैसे देंगे थ्रू कैश ट्रांसफर्स, ये जो आधार स्कीम है ना, यूआईडी स्कीम, वो लेके उसके हिसाब से ये करेंगे। इसका बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि वो सही लोगों को जाएगी, अमीर गरीब मतलब कुछ डिस्टिंक्शन होगा उसमें। और भी जो स्कीम्स हैं, ये आधार स्कीम मदद कर सकती है टारगेट करने के लिए, पर जो सबसे बड़ा एरिया है ना, वो सब्सिडीज, फर्टिलाइजर, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी कंपनियों को जाती है किसानों को नहीं जाती, कंपनियों को जाती है। तो ऐसी चीजें हमको बंद करनी पड़ेंगी। और पेट्रोल के दाम भी अब देखिए जो मतलब नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे, और हमारा ही फायदा है क्योंकि ये सब्सिडाइज जब करते हैं पेट्रोल, तो उसका मतलब हम अपने आप पोल्यूशन बढ़ाते हैं, इनकरेज करते हैं गाड़ियों की। अच्छा, तो अब देखें दूसरी तरफ कि भी हम पैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रेजरी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसे कैसे कहां से लाएगी। एक तरीका है टैक्स बढ़ाओ,
दूसरा तरीका है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं, ये कंपनियों को बेच देना चाहिए। खाली डिसइन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डिसइन्वेस्ट तो ठीक है, करते जाओ, वो भी है तरीका, लेकिन ये ONGC का फियास्को भी हुआ है तो पता नहीं क्या होगा। लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है खरीदने का। पर लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक सेल्स करो ना, फिर लोग आगे आएंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट की कंपनियों का प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिशियंस इनमें इंटरफेयर करते हैं, गवर्नमेंट इनमें इंटरफेयर करती है, तो कंपनी इसलिए नीचे जाती है। तो कौन शेयर खरीदेगा? तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो स्ट्रैटेजी एनडीए ने शुरू की थी, अरुण शौरी जब थे मिनिस्टर, वो स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी है। अब बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। अब सोचिए बैंक्स कितने सारा, अब हिंदुस्तान मतलब ज्यादा एसेट्स हमारे 80% 90% पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है। अगर आप ये बैंक्स को पहले जो था, कहना था कि हम 33% तक ले जाएंगे इनकी शेयर होल्डिंग, तो मतलब वाकई स्ट्रेटेजिक हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट नहीं इनको रन करेगी, फिर गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, तो उससे भी फर्क बहुत पड़ सकता है। तो टैक्स, मैं इस वक्त टैक्स के बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि सारी एफर्ट्स जो 3-4 साल की हो रही हैं और अभी तक नहीं हम लाए, जीएसटी है हमारा, जीएसटी से बढ़ेंगे रेवेन्यूज गवर्नमेंट के, पर जीएसटी को लाना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम कहते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये रिफॉर्म पे खूब मतलब ये रिफॉर्म करना चाहिए। इस पे मेरा ख्याल ये सवाल हो गया। तो दूसरा सवाल था आपका कि ग्रोथ कैसे बढ़ानी है। ग्रोथ बढ़ती है जब इन्वेस्टमेंट जाती है। हमारी इन्वेस्टमेंट 1 साल हुआ है, इन्वेस्टमेंट रेट था 38%, 38% था हमारा इन्वेस्टमेंट रेट देश का, अब 30% आ गया है। इसका मतलब है कि जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो नीचा हो गया है। अब गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करना, इनकरेज करना, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस देना है। कॉन्फिडेंस देना है, वो कॉन्फिडेंस आएगा अगर हम रिफॉर्म्स करेंगे, रिफॉर्म्स करने से। और जो रिफॉर्म्स करने हैं वो हम जानते ही हैं, कितनी बार बातचीत उनकी हो चुकी है। तो सीधा तरीका है, रिफॉर्म करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगी, नौकरियां बढ़ेंगी। तीसरा सवाल आपका, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए एक बहुत जल्दी चीज और बड़ी आसान चीज, जिसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट अंग्रेजी में, जो फल है जो बड़ा नीचे है, इसको हम ले सकते हैं। ये है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मल्टी ब्रांड रिटेल। अब ये जो था एक्शन, इसको पार्लियामेंट जाने की भी जरूरत नहीं है, ये दिसंबर के महीने में हमने किया था। गवर्नमेंट ने नवंबर 24 याद है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया, और फिर ममता दीदी वो चली गई अपने ही तो अब
मेरा ख्याल है लाइन बनानी, हमको लाइन लकीर लगानी है कि आफ्टर ऑल ममता दीदी चीफ मिनिस्टर है बिहार यूपी बंगाल की, तो अगर बंगाल नहीं करना चाहे ये रिफॉर्म तो ठीक है। ये वैसे ये रिफॉर्म में एक खासियत ये रिफॉर्म की थी कि स्टेट्स को ये आजादी है कि वो जो करना चाहें, तो इसलिए मैं कहूंगा कि वो तो सबसे पहले कर दो, और उसका लगता नहीं है हम सबको, पर इसका बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होएगा, बहुत 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 फर्क पड़ सकता है ये, क्योंकि इस वक्त कोई 40%, 30-40% जो हमारा अनाज है या हमारी उत्पादन है एग्रीकल्चर की, वो अब खराब हो जाती है। तो ये जो लोग आएंगे ये एक्सपर्ट्स हैं, ये कोल्ड स्टोरेजेस बनाएंगे, ये कोल्ड चेन जिसको कहते हैं, कोल्ड ट्रक्स भी इनके एयर कंडीशन ट्रक्स में सब्जी फल जाएगा, तो उससे देश को बहुत फायदा मिलेगा। तो एक बहुत से और भी बात कर सकते हैं, पर ये एक चीज, ये मल्टी ब्रांड रिटेल जो कहते हैं ना, ये वाकई ये किसान के लिए सबसे बढ़िया चीज है। तो मैं तो कहता हूं कि ये एग्रीकल्चरल स्टेप है, रिटेल स्टेप नहीं है, एग्रीकल्चरल स्टेप है पहले। आपकी बजट से बाकी और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बजट से कि क्या एक्सपेक्टेशंस कहें, ये गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया है। ये रिफॉर्मर्स की गवर्नमेंट थी,